तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथियों को नॉर्थ सी आर्मी कैंप में कैद कर लिया गया था। अब आगे देखेंगे। टंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से हल्की सी काट लगाई और वेंट को खोल दिया। उसी पल सीशी के शरीर पर उसका सोल रिंग चमका और शैडो ड्रैगन क्लोन उसके शरीर से अलग होकर हाथ में शैडो ड्रैगन डैगर पकड़े बिल्कुल बिना आवाज किए वेंट के अंदर घुस गया। केशे ने क्लोन को सिकोड़कर कंट्रोल किया और वो फिसलता हुआ बाहर निकल आया। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों तरफ अकेले अकेले कमरे बने हुए थे। कीशे ने रुककर आसपास देखा लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं थी। वो दीवार से सटकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ा, चलते चलते हर दिशा पर नजर रखे हुए। वैसे तो उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि वो एक अदृश्य क्लोन था। लेकिन अगर सॉलिटरी रूम के पास उसकी मौजूदगी किसी को महसूस हो जाती, तो नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स के गार्ड्स को शक हो सकता था कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि यहां कोई एनर्जी एनालाइजर नहीं था। सॉलिटरी रूम कोई खास मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं थी। ज्यादातर यहां डिसिप्लिन तोड़ने वाले सैनिकों को रखा जाता था। रास्ते में कई प्रिजन सेल्स और सिक्योरिटी लॉक्स आए, लेकिन सब कुछ शांत रहा। बिना किसी रुकावट के वो आखिरकार बाहर निकल आया। बाहर आसमान अंधेरा हो चुका था, लेकिन नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प का बेस दिन की तरह रोशन था। कभी कभी सैनिक दौड़ते हुए गुजर जाते थे। गेशे एक अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। उसका क्लोन ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। सोल किंग होने के बावजूद 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर उसे कंट्रोल करना सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों को तेजी से खत्म कर देता। जगह बहुत बड़ी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बेस के किस हिस्से में है। तभी उसकी नजर एक एयरक्राफ्ट पर पड़ी। सॉलिटरी रूम से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा वेयरहाउस गेट खुला और एक एयरक्राफ्ट अंदर आकर रुक गया। केशे हैरान रह गया। एयरक्राफ्ट का वेयरहाउस और उनका सॉलिटरी रूम सिर्फ 2 दीवारों के फासले पर थे। वो तेजी से वेयरहाउस के अंदर घुसा। एयरक्राफ्ट का कैनोपी खुला और 4 फ्लाइट क्रू नीचे उतरे। नीचे उछलकर एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा। ये एक 4 सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट था। अंदर जगह बहुत तंग थी। हर तरफ गेजेस और जटिल इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। ऊपर की लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं। फ्लाइट क्रू आपस में बात करते हुए नीचे उतर चुके थे और कैनोपी बंद होने लगा था। वेयरहाउस में इसी जैसा एक और एयरक्राफ्ट भी खड़ा था। किशे ने आंखें संकरी की, फिर बिना आवाज किए नीचे उतरा और तेजी से वापस सॉलिटरी रूम की तरफ लौट गया। किशे की रिपोर्ट सुनने के बाद टैंग वुलिन काफी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, यह सच में एक अच्छा मौका है, लेकिन एयरक्राफ्ट उड़ाना आसान नहीं होगा। सीधे हाईजैक करना बहुत रिस्की है, तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। अंदर छुपने की भी जगह नहीं है। एयरक्राफ्ट बहुत छोटा है। टीचे ने कहा, फ्लाइट क्रू जाने के बाद मेंटेनेंस स्टाफ एयरक्राफ्ट चेक करने आते हैं। अगली उड़ान से पहले फिर से जांच होगी। यूए जंग्यू बोला, फाइटर एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है। फुल थ्रॉटल पर कुछ ही सेकंड में 30 किलोमीटर निकल जाता है। लेकिन सीट्स बहुत कम है। हमें उड़ाने के लिए ट्रेन्ड फ्लाइट क्रू चाहिए। 7 लोग उसमें फिट ही नहीं हो सकते। 2 एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ाए तो पकड़े जाने का रिस्क और बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर धीमे हैं, बेस से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। टैंग वुलीन ने सीएशए की तरफ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब फाइटर एयरक्राफ्ट में किसी तरह घुस जाएं बिना फ्लाइट क्रू के? सीसीए थोड़ा हिचकिचाया। मुश्किल है, 4 सीट्स हैं और हम 7 लोग। शूलिजी तो बिल्कुल फिट नहीं होगा, एयरक्राफ्ट बहुत छोटा है। टैंग वुलिन की आंखों में हल्की चमक आई। अगर हम खुद एयरक्राफ्ट उड़ा सकें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। मैचा चलाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सब चौंक गए। हम खुद उड़ाएंगे? टैंग वुलिन बोला, फ्लाइट क्रू के साथ जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या पता कोई ऐसा मिले जो मरने से न डरे। इसलिए मुझे यही रास्ता सही लग रहा है। ये शिंगलान ने पूछा, लेकिन एयरक्राफ्ट उड़ाएगा कौन? टेंग वुलिन ने सीधा जेशे को देखा। हमारे पास अभी 9 दिन हैं। इन दिनों में एयरक्राफ्ट जरूर उड़ान भरेगा। तुम टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखो, सीखो। हमें सिर्फ उड़ान भरनी है और 30 किलोमीटर दूर निकल जाना है। जीजे की आंखें फैल गईं। बिग ब्रदर, क्रैश हो गया तो? टैंग वुलिन मुस्कुराया। जंग यू और युआनन हमारे साथ हैं, इतना बुरा नहीं होगा। हाँ, फेल हुए तो मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म समझो। सब कुछ तुम पर है। चेशे ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों तक गार्ड्स रोज सॉलिटरी रूम की जांच करते रहे। हेलमेट और हैंडकफ्स को थोड़ा डैमेज दिखाकर फिर पहनाया जाता। गार्ड्स बस एक नजर डालते और चले जाते। आखिर 7वां दिन आ गया। चेशे चुपचाप वापस लौटा। कैसा रहा? टेंगवुलिन ने धीमे से पूछा। दोनों एयरक्राफ्ट रोज उड़ते हैं, एक सुबह एक रात। टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया मुझे याद हो गई है। फुल थ्रॉटल पर उड़ाना संभव है। टेंगवुलिन ने गहरी सांस ली। तो कल सुबह चलते हैं। सुबह गार्ड्स थके हुए रहते हैं। अगली सुबह फ्लाइट क्रू का लीडर लूफू सबसे पहले वेयरहाउस पहुंचा। मेंटेनेंस क्रू से हालचाल पूछकर उसने अपने एयरक्राफ्ट की तरफ गर्व से देखा।
उसे बचपन से ही उड़ान का शौक था। सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो यहां तक पहुंचा था। ये फेडरेशन का नया फाइटर एयरक्राफ्ट था, स्काईविंग F-17। ये एयरक्राफ्ट उसकी जान था। उसकी हर छोटी बड़ी खासियत लूफू को याद थी। स्काईविंग F-17 में 4 फ्लाइट मेंबर्स होते थे, कैप्टन, को कैप्टन, कैनन शूटर और मिसिल शूटर। और आज हमेशा की तरह लूफू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी एयरक्राफ्ट के साथ उसकी जिंदगी का सबसे अजीब दिन शुरू होने वाला है। आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्रू की संख्या कम होती जा रही थी और रफ्तार और भी भयानक होती जा रही थी। सोल इंटेलिजेंस के विकास के साथ अगली पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 4 नहीं, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ने वाली थी। लूफू ने अपना फ्लाइट सूट ठीक किया। एक आम इंसान होने के नाते उसे तेज एक्सेलरेशन सहने के लिए पूरा फ्लाइट सूट और हेलमेट पहनना जरूरी था। काम के प्रति उसकी गंभीरता ही उसे एक एलीट फ्लाइट क्रू मेंबर बनाती थी। कैप्टन, उसी वक्त 3 और फ्लाइट क्रू बिल्कुल उसी जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए बाहर से अंदर आए। वो उसके बाकी 3 साथी थे। लूफू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो हाथ हिलाकर उनका स्वागत ही कर रहा था कि अचानक उसका हाथ हवा में ही जम गया। उसकी आंखों के सामने आसमान से एक परछाई नीचे उतरी। एक पल की चमक हुई और अगले ही पल उसके तीनों साथी जमीन पर बेहोश पड़े थे। एनिमी अटैक। लूफू की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। वो चेतावनी देने ही वाला था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो भी ढेर हो गया। स्काउट, एक भारी आवाज गूंजी। अचानक कुछ परछाइयां उभरी। उन्होंने फुर्ती से आसपास का जायजा लिया और बिना कोई आवाज किए अंधेरे कोनों में छिप गए। वेयरहाउस का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि उड़ान का समय नजदीक था। बाहर से अंदर तक सब साफ दिख रहा था। चारों बेहोश बॉडीज को झटपट घसीटकर एक कोने में डाल दिया गया। दूर से किसी ने इशारा किया। सब ठीक था। बोर्ड द एयरक्राफ्ट जीशिए। टैंकुलिन ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जीशे तुरंत लू फू के पास पहुंचा। उसने उसकी जेब टटोली और एक गोल बटन वाला कंट्रोलर निकाला। साथ ही उसका हेलमेट उतारकर वापस उसके सिर पर पहनाया। उसने कंट्रोलर को स्काई विंग F-17 की तरफ करके बटन दबाया। धीरे धीरे एयरक्राफ्ट का कैनोपी खुलने लगा। यह हमला श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ने किया था। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, बस लूफू और उसके साथियों को बेहोश किया था। सभी के चेहरों पर घबराहट और उत्साह एक साथ साफ दिख रहा था। वो सच में फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रहे थे। और मजेदार बात यह थी कि उनमें से कोई भी पहले कभी फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठा तक नहीं था। इस पल से वो कानून तोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि बाहर निकलते ही एकेडमी सब संभाल लेगी। आखिर ये सब एकेडमी के आदेश पर ही तो हुआ था। चेशे सबसे पहले एयरक्राफ्ट में चढ़ा और पायलट सीट पर बैठ गया। ये सिंगलन फुर्ती से उसके बगल वाली को पायलट सीट पर बैठ गई। सीटिंग पहले से तय थी। टैंगबुलिन ने एयरक्राफ्ट के विंग पर छलांग लगाई। ब्लू सिल्वर एम्परर की पेल निकली और शू लिजी के शरीर के चारों तरफ लिपट गई। जोर से झटका दिया गया और शू लिजी आराम से कैबिन के अंदर गिर पड़ा। उसी पल युए जंग्यू ने चू शाओयान को भी अंदर भेज दिया। शेशे के हाथ तेजी से कंसोल पर चलने लगे। बिग ब्रदर, फिंगरप्रिंट और आइरिस वेरिफिकेशन चाहिए। टैंग वुलिन ने हाथ घुमाया। ब्लू सिल्वर एम्परर की एक और बेल निकली और नीचे पड़े लूफू के चारों तरफ लिपट गई। कलाई झटकी और लूफू हवा में ट्रपीज आर्टिस्ट की तरह उड़ गया। दूसरी बेल ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया और अगले ही पल टैंग वुलिन के हाथों में ला दिया। टैंग वुलिन उछलकर एयरक्राफ्ट की नुकीली नाक पर उतरा और लूफू को शेशे के हवाले कर दिया। शेशे ने लूफू का अंगूठा उठाया और उसकी आंख की तरफ घुमाया। पीप पीप पीप। 3 बीप की आवाज के साथ कॉकपिट की सारी लाइट्स जल उठी। हर इंडिकेटर एयरक्राफ्ट की हालत दिखाने लगा। चेशे खुशी से बोला, हो गया। टैंग वुलिन ने हाथ झटका और ब्लू सिल्वर एम्परर ने लूफू को वापस जमीन पर फेंक दिया। इंजन स्टार्ट करो। ऑफिशियल टेक ऑफ से अभी 1 मिनट बचा है। टैंग वुलिन ने इशारा किया। चेशे ने एक एक स्विच तेजी से ऑन किया और सब ठीक है का इशारा किया। टैंग वुलिन पीछे कैबिन में टेल के पास आकर बैठ गया। जंग्यू, योनेन, अपनी जगह लो। युए जंग्यू और योनेन येहुई दोनों विंग्स पर चले गए। एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ 4 लोग ही आ सकते थे, इसलिए यह खास तरीका अपनाया गया था। टैंग वुलिन के शरीर से ब्लू सिल्वर एम्परर फैलकर फ्यूजलेज के साथ साथ दोनों विंग्स तक पहुंच गया। उसी समय कैनोपी बंद हो गया। युआनिन येहुई और युए जंग्यू विंग्स पर झुक गए और ब्लू सिल्वर ग्रास ने उन्हें कसकर जकड़ लिया। टैंग वुलिन कैनोपी के पीछे बिल्कुल बीच में बैठा था, जैसे वो एयरक्राफ्ट पर सवार हो। तीनों को मजबूती से बांधने के बाद टैंग वुलिन ने एयरक्राफ्ट की बॉडी पर 3 बार थपथपाया। कैनोपी बंद होने की वजह से आवाज अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए चू शाओयान पीछे बैठकर टैंग वुलिन के इशारों पर नजर रखे हुए थी। शेजे जोर से हंसा।
दोस्तों, हम उड़ने वाले हैं। ये मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट है। ये सिंगलन ने ठंडे स्वर में कहा। ध्यान से उड़ाना, तुम्हारी युवानिन विंग पर है। पता है, चिंता मत करो। टेंगबुलिन बाहर था क्योंकि उसका शरीर सबसे मजबूत था। युवानिन येहुई और युए जंगयू के पास पंख थे और वो उड़ सकते थे। किसी भी हालात में उनके बचने की संभावना सबसे ज्यादा थी। केशे ने गहरी सांस ली। फायर! उसने लाल बटन दबाया। अचानक स्काईविंग F-17 कांप उठा। पीछे टरबाइन एजेक्टर जोरदार आवाज के साथ घूमने लगा। तेज हवा बाहर निकली और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। स्काई नाइन, आपने समय से पहले इंजन क्यों चालू किया? हेडसेट में आवाज गूंजी। जीशे ने जानबूझकर आवाज धीमी की। छोटी सी समस्या है। मेंटेनेंस स्टाफ टेस्ट रन कर रहा है। बिना रिपोर्ट किए वर्कफ्लो क्यों बदला? आवाज सख्त हो गई। मेरी गलती है। इंजन बंद करो और आदेश का इंतजार करो। यस। लेकिन उसी वक्त स्काई विंग F-17 वेयरहाउस से बाहर निकल चुका था। एयरक्राफ्ट बेहद भारी था। जीशे ने कई दिन देखा था, लेकिन खुद चलाना बिल्कुल अलग बात थी। उसे बस इतना पता था कि बाहर निकलकर करीब 300 मीटर आगे जाना है, फिर दाहिने मुड़कर रनवे पर पहुंचना है। स्काई 9, आप वेयरहाउस से बाहर क्यों जा रहे हैं? गुस्से से भरी आवाज फिर गूंजी। अचानक शेषिया चिल्लाया, आवाज में डर भरकर, कंट्रोल सिस्टम डाउन, कंट्रोल सिस्टम डाउन, मेडे, मेडे। उसकी आवाज इतनी अलग थी कि ये शिंगलान तक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। और उसी पल स्काईविंग F-17 भाग्य की रेखा पार कर चुका था। घबराओ मत, शांत रहो और कंट्रोल संभाले रखो। सर्विस ट्रक तुरंत तुम्हारी तरफ भेजा जा रहा है। टक्कर से बचने की पूरी कोशिश करो। कंट्रोल टावर की आवाज उल्टा काफी शांत लग रही थी। कंट्रोल! कीशी के होंठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो कंट्रोल कर ही तो रहा था, बस एयरक्राफ्ट को उड़ान भरवाने की तैयारी में। उसने साइक्लिक कंट्रोल को जोर से घुमाया। तेज रफ्तार की वजह से एयरक्राफ्ट मुड़ते ही एक तरफ झुक गया। दोनों पंख जोर से कांपने लगे। स्पीड सामान्य से कहीं ज्यादा थी और स्काई विंग F-17 सीधे रनवे की दिशा में भाग रहा था। स्काई नाइन, ये अंतिम चेतावनी है। आपने एयरक्राफ्ट हाईजैक किया है। ये सीधा कैपिटल ऑफेंस है। मैं दोहराता हूं, ये कैपिटल ऑफेंस है। तुरंत रुक जाओ, वरना बेस को तुम्हें नष्ट करने का अधिकार है। कंट्रोल टावर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कीशे के दिमाग में बिजली सी कौन थी। इतनी जल्दी पकड़ कैसे लिए गए? पीछे बैठा शूलीजी अचानक ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ खींच लाया। शायद इसी की वजह से वो एक छोटा सा कैमरा था जो कैबिन के अंदर की तस्वीर सीधे कंट्रोल टावर तक भेज रहा था। ये सिंगलन चिल्लाई, जल्दी! मुझे पता है। कीशे ने कंट्रोल आगे धकेला, लेकिन तब तक तेज सायरन गूंज चुका था। दूर से साफ दिख रहा था कि रनवे को बंद करने वाली बैरिकेड धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। अब भले ही वो रनवे तक पहुंच जाते, टेक ऑफ नामुमकिन था। कीशे की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। उसने दाहिने हाथ से साइक्लिक कंट्रोल खींचा और एयरक्राफ्ट को जबरदस्ती पीछे की तरफ झोंक दिया। धमाका सा हुआ। जोरदार रिएक्टिव थ्रस्ट ने कैबिन के अंदर बैठे चारों लोगों को सीट से चिपका दिया। बाहर मौजूद तंगवुलिन, युए जंगयू और युवानिन येहुई पर भी भयानक ताकत और हवा का दबाव टूट पड़ा। बैटल आर्मर बाहर आओ! तैंगवुलिन की दहाड़ गूंजी। युवानिन येहुई और युए जेंग्यू ने एक साथ अपना बैटल आर्मर निकाल लिया। टैंगवुलिन ने भी हेलमेट और मास्क की मदद से झटके को संभाला। एयरक्राफ्ट अचानक और तेज हो गया, लेकिन पूरी तरह अस्थिर था। स्काईविंग F-17 का अगला हिस्सा ऊपर उठा, बुरी तरह कांपा और फिर अचानक आगे की तरफ झपट पड़ा। जिस जमीन पर वो दौड़ रहा था, वो असली रनवे नहीं थी। असली रनवे अभी 300 मीटर दूर थी। उसके आगे घास का लंबा मैदान था जो इमरजेंसी स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल होता था। चिकना तो था, लेकिन मजबूत बिल्कुल नहीं। स्काईविंग F-17 के एग्जॉस्ट से चटक नारंगी रोशनी फूट पड़ी। एक पल में ही 300 मीटर पार हो गए और एयरक्राफ्ट सीधे घास के मैदान पर पहुंच गया। आहा! चीचे ने दहाड़ते हुए साइक्लिक कंट्रोल पूरी ताकत से खींच लिया। घास का मैदान सिर्फ 400 मीटर चौड़ा था। उसके आगे लंबी बैरक की लाइन थी। अगर अब भी टेक ऑफ नहीं हुआ तो सीधी टक्कर तय थी। कैबिन के अंदर बैठे चारों लोगों ने एक साथ अपने बैटल आर्मर निकाल लिए। कोई भी मरना नहीं चाहता था। ये हालात उनके प्लान में नहीं थे। वो असली रनवे तक पहुंच ही नहीं पाए थे। आह! चू शाओयान की चीख निकल गई। एयरक्राफ्ट जमीन पर बुरी तरह उछल रहा था। सामने कंक्रीट वॉल तेजी से पास आ रही थी। सबकी सांसें अटक गईं और तभी एयरक्राफ्ट जोर से कांपा। स्काईविंग F-17 की पावर अचानक फट पड़ी। उसका अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। सारी थरथराहट एकदम रुक गई। सामने की कंक्रीट वॉल नीचे जाती हुई लगने लगी। नीचे से कांच टूटने की आवाज आई। अगले ही पल वो हवा में थे।
वाह, हम उड़ रहे हैं। जेशे खुशी से चीख पड़ा, टक्कर हुई है, हालात चेक करो। ये शिंगलन गुस्से से दहाड़ी। केशे ने मीटर्स की तरफ एक नजर डाली, फिर कंधे उचकाए। माफ करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें सच में लगा कि सिर्फ कुछ दिन देखकर मैं पूरी तरह एयरक्राफ्ट उड़ाना सीख जाऊंगा? लेकिन एक बात तय है, उसने हंसते हुए कहा। हम उड़ रहे हैं, यही तो सोरिंग है। हा हा, एक्सेलरेट। उसने फिर से कंट्रोल खींच लिया। उसी पल हेडसेट में कंट्रोल टावर की गरजती आवाज गूंजी। तुरंत बेस लौटो, वरना सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की जाएगी। ये चेतावनी नहीं, सीधा आदेश है। अगले ही पल जमीन से तेज सोल रेज आसमान में चमक उठी। चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। ये साफ वार्निंग थी। मार सको तो मारो। जेशे दहाड़ा। सच बता रहे हैं, हम श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो श्रेक एकेडमी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इतना कहकर उसने सीधा कम्युनिकेशन काट दिया। उधर नॉर्थ सी आर्मी कोर्प के कंट्रोल टावर में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। सिस्टम बता रहा था कि स्काईविंग F-17 को सेकेंडरी रनवे से जबरदस्ती उड़ान भरने के लिए सिर्फ 700 मीटर चाहिए थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब कम्युनिकेटर पर श्रेक 7 मॉन्स्टर्स नाम गूंजा तो पूरे कंट्रोल टावर के लोग सन्न रह गए। स्पेशल फोर्सेस मेजर सही कह रहा था। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी का पिछवाड़ा ही था, और श्रेक एकेडमी का नाम यहां हर कोई जानता था। फेडरेशन के सबसे बेहतरीन सोल मास्टर्स सब श्रेक एकेडमी से आते थे। भले ही नॉर्थ सी आर्मी कॉर्पस में श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट न हो, लेकिन श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का मतलब सब समझते थे। अगर वो यहां मारे गए तो पूरी फेडरेशन हिल जाएगी। कंट्रोल टावर के सबसे बड़े अधिकारी ल्यूमिंग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। ये सब हो कैसे गया? श्रेक 7 मॉन्स्टर्स यहां कब आए? रिपोर्ट तो बस कुछ चालाक कैदियों की थी जिन्हें कुछ दिन बाद छोड़ देना था। मेजर, अब क्या करें? सबकी नजर ल्यूमिंग पर टिक गई। ल्यूमिंग की सांसें तेज चल रही थीं। तुरंत जनरल को जोड़ो। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प्स की रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शेन्युए, फेडरेशन की उभरती हुई चमकदार सितारा, सिर्फ 38 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल। जनरल, स्थिति यह है। लियू मिंग ने तेजी से पूरी रिपोर्ट दी। कुछ पल की खामोशी, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज आई। स्काईवर्ड फ्लाइंग रेजिमेंट लॉन्च करो। नंबर 1, नॉर्थ सी मेका रेजिमेंट लॉन्च करो। एयर गार्ड भेजो। हर हाल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। अगर संभव हो तो उन्हें मजबूर करके नीचे उतारो और वापस लाओ। विरोध करें तब भी सुरक्षित रखना। यस, कॉपी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का नाम इतना भारी था कि श्रेक एकेडमी से मतभेद रखने वाली लेफ्टिनेंट जनरल भी कोई जोखिम नहीं ले सकती थी। शन युए अपने दफ्तर में खड़ी थी, सैन्य यूनिफॉर्म पूरी तरह सलीके में। चेहरे पर उम्र का कोई निशान नहीं। 30 साल की खूबसूरत महिला जैसी लगती थी। कभी वो खुद इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी की एकेडमी ब्यूटी रह चुकी थी। मेजर बिंग फेंग को मेरे पास भेजो। उसने टेबल पर बटन दबाया। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह सच था तो मुसीबत अभी शुरू हुई थी, क्योंकि श्रेक एकेडमी बस अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।